हेलो फ्रेंड्स, मैं छोटन कुमार आप सभी को एनसीईआरटी ज्ञान पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 9 के विज्ञान का चैप्टर मॉडर्न प्रश्न पत्र, जो कि जैक के द्वारा निकाला गया। इसमें हम लोग सेट 1 का 40 क्वेश्चन ऐसे एमसीक्यू देखेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने तो सामाजिक विज्ञान का 40 एमसीक्यू हम लोग ने पहले ही देख चुके थे। तो आज हम लोग बात करेंगे साइंस के 40 क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्न में से किन राशियों का असाई मात्रक समान होता है? चाल और वेग का, त्वरण और विस्थापन का, बल और संवेग का, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, बात करें जो समान राशियों का जो होता है ऐसे मात्रक समान, वो होता है आपका चाल और वेग का। तो हो जाएगा पहले का ऑप्शन नंबर ए। अब बात करें क्वेश्चन नंबर दूसरा का। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। तो जो निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की दूरी है उसको कहलाता है आपका विस्थापन। तो हो जाएगा दूसरा का ऑप्शन नंबर सी। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे क्या दोस्तों कि वेग का एसआई मात्रक है। तो दोस्तों, वेग का एसआई मात्रक आपका मीटर प्रति सेकंड। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दोस्तों कि सब चालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? आप देखेंगे मोटर बाइक, मोटरसाइकिल या फिर कार वगैरह में जो आप बाइक चला रहे होंगे तो उसमें दिखाएगा कि कितना दूरी देता है और उसमें मीटर दिखाता है कि आप कितना स्पीड से गाड़ी चलाते हैं। तो उसी को बोलते हैं ऑडोमीटर। तो इसी यंत्र को पूछ रहा है कि जो स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा रहता है उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। तो इस यंत्र को क्या कहते हैं? तो इस यंत्र को कहते हैं ऑडोमीटर। तो हो जाएगा आपका चौथा का ऑप्शन नंबर ए। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दोस्तों कि यदि पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए और उसका वेग आधा हो जाए तो पिंड का रैखिक संवेग होगा। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि रैखिक संवेग P बराबर क्या होता है? तो P बराबर होता है आपका M और V होता है। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि यहाँ द्रव्यमान को दुगुना कर दिया। तो अगर हम M को दुगुना कर दिया तो ये हो जाएगा आपका 2M। और फिर क्या बोल रहा है कि हम लोग वेग को आधा कर दिया तो V/2 हो जाएगा। और फिर यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा एम भी, मतलब कि ये समान ही रहेगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी वही रहेगा। क्वेश्चन क्या बोला कि यदि पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए और उसका वेग आधा हो जाए तो पिंड का रैखिक संवेग होगा तो सेम ही बना रहेगा। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वही रहेगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि यदि दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 kg तथा 34 kg हो तो ऑप्शन नंबर ए क्या कि ए का जड़त्व बी के जड़त्व से अधिक होगा, बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या कि ए का जड़त्व बी के जड़त्व के बराबर होगा। और ऑप्शन डी क्या ए तथा बी का जड़त्व शून्य होगा। तो दोस्तों, जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व अधिक होगा। तो इस तरह से बी का द्रव्यमान अधिक है इसलिए बी का जड़त्व क्या होगा? अधिक होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका छठा का बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दोस्तों कि न्यूटन गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? तो ये आपका गति का प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ठीक है। तो हो जाएगा आपका 7वां का ऑप्शन नंबर ए। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 8 का। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दोस्तों कि रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों, रॉकेट किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो वो संवेग के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पे। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दोस्तों कि 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा? तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्या दिया आपका दिया है वेट, मतलब कि मास कितना दिया आपका दिया 60 kg। ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि W बराबर क्या होता है? तो W बराबर होता है आपका mg। अब यहाँ पे 60 दिया है और आपका G कितना दिया है? तो G दिया 10। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका टोटल 600 न्यूटन। अब दोस्तों, बात करें जो चंद्रमा पर जो वजन होता है मनुष्य से, जो पृथ्वी पर जो मनुष्य का वजन होता है या फिर किसी चीज का वस्तुओं का वजन होगा वो चंद्रमा पर 1/6 होता है। तो इसी तरह अगर 600 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो आपका बचेगा 100। तो 100 हो जाएगा आपका न्यूटन। सही आंसर। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 100 न्यूटन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दोस्तों कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए और उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा? ठीक है। तो सीधा से हम लोग F बराबर क्या होता है सबसे पहले जानेंगे। तो F बराबर था G बड़ा M छोटा m और होता है r²। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इनके बीच का जो दूरी हो, ठीक है, उसको क्या कर दे आधा कर दे, मतलब कि r/2 हो जाएगा। ठीक है। तो G बड़ा M का बड़ा M रहेगा, छोटा M का छोटा M रहेगा और r/2 कर देते हैं। ठीक है। और इसको क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए, जब ये r/2 को जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये r² हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? ये G M और छोटा m बचा रहेगा। ठीक है।
और ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, और नीचे 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा, 2 के 4 ऊपर चला जाएगा, मतलब कि 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका गुना हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा 4 गुना अपने आप में बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा आपका 10वां का ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन 11 क्या है दोस्तों कि किस ध्वनि किस माध्यम से गमन करती है? तो ठोस में भी गमन करती है, तरल में भी और गैस में भी, तो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। 11 का क्या हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वायु में ध्वनि तरंगे निम्न में से किसका उदाहरण है? ठीक है, वायु में ध्वनि तरंगे निम्न में से किसका उदाहरण है? तो वो है आपका अनुदैर्ध्य तरंग, तो हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दोस्तों कि मानव श्रवण की श्रव्य प्रास की ऊपरी आवर्ती सीमा लगभग कितना होती है? तो वो होती है आपका 20 हर्ट्ज से लेकर 20 के हर्ट्ज तक होती है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 13 का ए। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है दोस्तों कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाता है विसरण, तो हो जाएगा आपका 14 का ऑप्शन नंबर बी, विसरण कहलाता है। तो आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है दोस्तों कि बर्फ का गलनांक कितना होता है? ठीक है, तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री पर भी बर्फ गलता है, ठीक है, और या फिर बोल सकते हैं 273.16 केल्विन पर, तो हो जाएगा आपका 15 का ऑप्शन नंबर सी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 16 का। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है दोस्तों कि निम्न में से किसमें सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है? संपीड़ित का मतलब किसको दबाया जा सकता है? तो नमक तो ज़्यादा नहीं दबा सकते, तेल भी जाने, हाइड्रोजन गैस, हाँ जो गैस रहता है, जैसे आप घरेलू गैस भी देखते होंगे जो ईंधन के रूप में, उसको संपीड़ित करके एक जगह डाल दिया, तो सबसे ज़्यादा संपीड़ित किया जा सकता है वो आप कौन से कर सकते हैं? तो हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक का उदाहरण है? तो दोस्तों जिसमें से जल H2O क्या आपका यौगिक का उदाहरण है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या दोस्तों कि पीतल किस धातु का मिश्रण है? तो पीतल आपका जिंक और कॉपर का मिश्रण, तो हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर ए। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन जिसमें जो पदार्थ होते हैं वो अपना रूप बदल देते हैं, ठीक है। तो जल का बर्फ में बदला, तो दोस्तों अगर जल बर्फ में बदला तो बर्फ से फिर तो जल बन जाएगा, तो ये तो रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ, ये तो भौतिक परिवर्तन हो गया। बात करो भोजन का पचना, हाँ भोजन पच जाएगा तो वो फिर से क्या पचा हुआ भोजन फिर से भोजन बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। मोमबत्ती का पिघलना, लेकिन फिर से वो मोमबत्ती पिघल कर फिर से मोमबत्ती बन सकता है। और लोहे का चून को बालू में मिलाना, तो फिर से बालू चुंबक के माध्यम से लोहे का चून को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो भोजन का पचना है ये आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, तो हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर बी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या दोस्तों कि सोडियम ऑक्साइड का सूत्र निम्न में से कौन है? तो सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है? Na2O, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 21 का। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या दोस्तों कि 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल मौजूद है? तो मोल की संख्या आपको निकालना है, तो कितना ग्राम दिया जल, तो मोलों की संख्या निकाले गए, तो टोटल 36 ग्राम जल है। और होता क्या है कि जल का निकालेंगे मोल, तो H2O होता है जल का, तो हाइड्रोजन कितना होता है 2 और ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो 2 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 18 से डिवाइड कर दो, 18 दूना 36, तो हो जाएगा आपका 2 आंसर, इसका ऑप्शन नंबर बी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 22 का। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है दोस्तों कि C2H2 मोलर द्रव्यमान क्या होगा? तो C2H2 का मोलर द्रव्यमान निकालते हैं, तो क्या है C2 और H2 का, तो कार्बन का कितना होता है? कार्बन का होता है आपका 12, तो हो जाएगा 2 गुने 12 इसका, और प्लस करेंगे इसका हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, तो 12 में 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, तो इसका हो जाएगा आपका 26, तो हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर बी, 26 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का। तो क्वेश्चन नंबर 23 का दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? ये तो पता होगा आपको, आप लोगों को कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, तो 22 का ऑप्शन 23 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या दोस्तों कि एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन है तथा 12 न्यूट्रॉन है, तो उस तत्व का परमाणु संख्या कितना? दोस्तों इतना इलेक्ट्रॉन होता है 9 प्रोटॉन होता है, ठीक है, प्रोटॉन होता है, तो इस तरह से आपका तत्व में जो परमाणु संख्या वो क्या हो जाएगा 11 ही होगा, ठीक है, तो 24 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 25 का। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्नलिखित में से कौन परमाणु संख्या का समान नहीं होंगे, ठीक है। तो आपका 25 का क्या हो जाएगा सी, न्यूट्रॉन समान नहीं होता है, क्योंकि प्रोटॉन समान, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समान होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन समान नहीं होते, ठीक है। तो 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 26 का। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक कोश के जीव के उदाहरण है? क्या बोल रहा है कि एक कोशिक जीव का उदाहरण कौन है? तो आपका अमीबा, अमीबा एक कोशिक जीव का क्या है उदाहरण, तो 26 को हो जाएगा आपका सी नंबर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 27 की। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? तो लाइसोसोम का निर्माण करता है आपका गोल्जी उपकरण, तो हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर सी,
ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या है दोस्तों कि कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का आना जाना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, जो कोशिका झिल्ली होता है उसके आर पर पदार्थों का आना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो वो होता है आपका परासरण के द्वारा। ठीक है, तो 28 का हो जाएगा आपका सी नंबर। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 29 का, क्या बोला कि पौधे के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है। दोस्तों बात करें 29 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पौधे के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है, तो ये आपका पाया जाता है विभज्योतक। ठीक है, तो 29 का हो जाएगा ए नंबर। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 30 का, तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कि रक्त के तरल अधात्रिय भाग को क्या बोला जाता है। ठीक है, रक्त के तरल अधात्रिय भाग को क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है प्लाज्मा। अब अगला क्वेश्चन क्या बोला, श्वेत क्रांति किससे मतलब, तो ये तो बोला श्वेत मतलब सफेद, सफेद मतलब दूध, तो दूध उत्पादन से हो जाएगा आपका 31 का ऑप्शन नंबर सी। फिर बोला 32 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल का उदाहरण, तो ये तो आपको पता होगा चना, चना क्या आपका रबी फसल हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि जीवों के वर्गीकरण का सर्वसाधारण मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि जीवों के वर्गीकरण का मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है, तो उसका होता है उसका कोशिका संरचना, तो हो जाएगा आपका 33 का ऑप्शन नंबर सी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 34 का, क्या बोला कि पादप वर्ग का उभयचर किसे कहा जाता है, पादप वर्ग का उभयचर किसे कहा जाता है, तो इसको बोला जाता है ब्रायोफाइटा को। ठीक है, तो 34 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 35 का, क्या बोला कि वेल निम्नलिखित में से किस वर्ग से मिलती है, ये तो मत्स्य हो जाएगा। ठीक है, सरीसृप तो है नहीं, पक्षी है नहीं, स्तनपायी नहीं, तो बचा क्या मत्स्य, तो हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर डी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 36 का है कि वैश्विक ऊष्मन के लिए कौन गैस उत्तरदायी है। ठीक है, तो ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, तो हो जाएगा 36 का ए नंबर ऑप्शन। फिर बोला क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि जल प्रदूषण से निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं होगा, जल प्रदूषण से कौन सा प्रभाव नहीं होता। ठीक है, तो जल के तापमान में परिवर्तन, जल प्रदूषण से जल में तापमान में परिवर्तन, हैजा तो हो प्रभाव नहीं होगा बोल रहा है। जल प्रदूषण से निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव नहीं होगा, फेफड़े संबंधी रोग हो सकते हैं, ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसको छोड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से इसमें शायद हो सकता है 37 का फेफड़े संबंधी रोग नहीं हो सकता है। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग थोड़ा सा आगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर, क्या बोला निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है, मतलब एक से दूसरे की ओर नहीं फैलता, करें मतलब कि असंक्रामक मतलब कि एक के संपर्क में आने से दूसरे के संपर्क में नहीं फैल सकता। ठीक है, तो आपका रतौंधी, ठीक है, रतौंधी क्या होता है कि एक दूसरे संपर्क में आने से वो नहीं फैलता है। ठीक है, खांसी जुकाम फैल सकता है, हैजा भी फैल सकता है, कालजा भी फैल सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन 39 के, तो क्वेश्चन 39 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन दीर्घकालिक रोग के उदाहरण, यहाँ पे लोग नहीं, यहाँ पे आपका रोग होगा, क्या होगा, रोग। ठीक है, तो दीर्घकालीन मतलब अधिक समय तक रहता है, तो आपका टीबी अधिक समय तक रहता है। ठीक है, तो हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर सी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 40 का, क्या बोला कि जीवाणु निम्नलिखित में से कौन से वर्ग में आते हैं। ठीक है, तो ये आपका मोनेरा वर्ग में आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।